देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार रत्नेश। दोस्तों, जैसे मैं हर सप्ताह आपके लिए एक प्रेरणादायी कथा कहानी लेकर के आता हूं, आज इसी तरह से एक नई कथा कहानी के साथ आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। लेकिन आज मैं आपको अपने सिर्फ स्वर के माध्यम से ही ये कहानी सुनाने जाऊंगा। ज़्यादा आपका समय नष्ट न करूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपने मेरी पिछली सारी कथाओं को जो प्यार दिया है, जो सराहा है, जो आपका आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद में कोई कमी आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से आप मेरी कथाओं को सराहते रहिए। मैं आपके सामने इसी तरह से कथाएं लेकर के आता रहूँगा। चलिए, सब आपका समय बहुत कीमती है, मैं आपके लिए सीधे सीधे कहानी को प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है जरूरी फैसला। जी दोस्तों, जरूरी फैसला। चलिए शुरू करते हैं। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज और न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूं, शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थीं, पर नजरअंदाज करते हुए वह खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के पश्चात पतिदेव अशोक जी के लिए चाय लेने जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए हुए वहां से निकल गईं। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से ही उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पतिदेव अशोक जी को उनकी इच्छानुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी। कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा जी का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता था। पहले वह अशोक इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमनी होती थी। अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ ही खाएंगे। जाने, आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे। लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका न गंवाती थी। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें नवीन। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहां? एक कार रखने की ही जगह है तो पहले से घर में एक कार है हमारे पास। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहां आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। थोड़ा तमीज से बात करो, नवीन क्रोध से बोला। लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बना ही लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को
अपने माता पिता के पास गया और बोला, पापा मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहां? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रहे हैं। यह सुनकर प्रभा तो वहां कुर्सी पर ही सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मां से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो बेटा। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह को बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हो। अब आप दोनों कोई बच्चे तो है नहीं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठेंगी तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और वह दिन दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट बड़ी जोरों से जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई थी। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल भर आया और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में निकल गई, बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में लग गई। अशोक जी आज पूरी रात ऊहापोह में लगे रहे, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे, कुछ योजना भी बनाते रहे, लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा जी को दिया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा जी ने रुआ से लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोले। पर हद से ज्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने भी न निकली और न ही किसी से कोई बात की। दिन भर सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टूलेट का एक बोर्ड टंगा देख नवीन ने भौचक के स्वर में अशोक जी से प्रश्न किया, पापा माना कि घर बड़ा है, पर यह टूलेट का बोर्ड किस लिए? अशोक जी ने बड़े प्यार से बड़ी शांत मुद्रा में कहा, अगले महीने मेरे स्टाफ के कुछ दोस्तों में मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान नवीन बोला, पर कहां? तुम्हारे पोर्शन में? अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और अब हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों से उठेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गई थी। पापा मेरा वो मतलब नहीं था, नवीन सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया है। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को, हम दो लोगों को देखने में दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी मां ने बनाया। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा आप तो सीरियस हो गए। नवीन के स्वर अब नम्र हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी मां ने जाने कितने कष्ट सहकर
कितने त्याग कर मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई फर्ज, कोई कर्ज नहीं है। इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है न कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं। जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। मित्रों, आज की कहानी के लिए मैं आपका ध्यान थोड़ा सा और यहाँ बताना चाहूँगा कि हम लोग इस बात को समझें कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम न भेजें, ऐसी कोई हरकत ना करें। आज की कहानी यही प्रेरणादायी है आपके लिए, और मैं आशा करूंगा कि आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आएगी। और मित्रों, अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राजकुमार रत्नेश इसी तरह से आपके लिए कहानियों को लेकर के समय समय पर हाजिर होता रहूंगा। धन्यवाद। टीवी देखने समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।